चलिए जी, आज जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी उन तीन मेथड्स में से एक है जो एल्जेब्राइक मेथड्स हैं सोल्यूशन के। ठीक है जी, पहला मेथड हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन है और सेकंड मेथड जो है दैट वाज एलिमिनेशन। तो तीसरा मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस के तीन मेथड हैं हमारे पास। एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 14 में, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर। ठीक है जी, तो 2 टिकट्स फॉर मल्लेश्वरम है एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर है। द टोटल कॉस्ट इज, ये रुपीज़ है अगेन सी, इज ₹46। तो अगर मल्लेश्वरम की एक टिकट को मैं x मान लेता हूँ, रुपीज़ x, ठीक है जी, मल्लेश्वरम की एक टिकट को मैं x रुपीज़ मान लेता हूँ और यशवंतपुरम की को y रुपीज़ मान लेता हूँ एक टिकट को, तो टोटल मेरी कितनी टिकट हैं? 2 टिकट मेरी मल्लेश्वरम के लिए और 3 टिकट मेरी यशवंतपुर के लिए, और टोटल कॉस्ट इनकी मिला के कितनी होगी जी? 46 होगी। सिमिलरली इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम यानी कि 3x एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर यानी कि +5y, द टोटल कॉस्ट इज ₹74। टोटल कॉस्ट इज ₹74 हो गई। तो दोनों इक्वेशंस मेरे पास आ गई। तो अब इसे मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेशन से भी कर सकता हूँ, बट आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले अपनी यूजुअल फॉर्म में लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2x + 3y - 46 इज इक्वल टू 0, और इधर लिखेंगे हम 3x + 5y - 74 इज इक्वल टू 0। मुझे बस ये डाउट है कि ये स्टैंडर्ड में लिखना है कि नहीं लिखना, बस वो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, करते हुए रिकॉल हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम करते हैं जी, हम x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, y ऐसे लिखेंगे और 1 को ऐसे लिखेंगे, राइट, ये आप हर बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 3 से, ठीक है। हम किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से। x y 1 आप बाद में लिखना चाहे आप बाद में लिख सकते हैं। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर नेक्स्ट इज -46 लिखेंगे हम बीच में, फिर उसके बाद हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर दोबारा से रिपीट करेंगे 3 को यहाँ पे। ऐसे ही हम सेकंड का भी करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे हम, 5 हम यहाँ लिखेंगे, -74 हम यहाँ लिखेंगे, 3 फिर उसके बाद ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे, और फिर 5 रिपीट होगा यहाँ लिखेंगे, राइट। x y 1 ऐसे बीच में लिखेंगे। अब क्या करते हैं, हम एरो बनाते हैं, और एरो का हम जो पॉइंट है वो सिर्फ राइट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है, सारे एरोस राइट हैंड साइड में। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे x, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, एक बार टैली कर लेते हैं, साइंस में गलती कोई नहीं होनी चाहिए हमारी, चलो ठीक है। अब हम लिखेंगे x अपॉन, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, 3 इस एरो को, जिस एरो के साथ जा रहा है उधर, मल्टीप्लाई बाय -74, राइट, और 5 मल्टीप्लाई बाय -46, और बीच में क्या रखेंगे आप? माइनस साइन। 5 मल्टीप्लाई बाय -46 है इज इक्वल टू डालेंगे, y रखेंगे। अब y में क्या करेंगे आप? -46 इंटू 3, -46 इंटू 3, और -74 इंटू 2, -74 इंटू 2, ठीक है। तो जो क्रॉस जिसके नीचे बन रहा है उसी के नीचे वही मल्टीप्लाई। 1 के नीचे कौन सा क्रॉस बन रहा है? 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस ये वाला 3 इंटू दिस वन 3, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9, जो भी है यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं जी, क्या आ रहा है इसको आगे, 3 इंटू 4 12, राइट, तो ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 कैरी, 3 इंटू 7 21, 22, तो माइनस का ही रहेगा ये, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 6 30, 3 20 20
3। ओके, y में मेरा क्या आने वाला है 6, 18, 112 माइनस 138 और प्लस 4 to 8, 7 to 14। यहाँ पे मेरा 10 माइनस 9 1 आने वाला है। ठीक है, अब इधर क्या आने वाला मेरा x ओवर, देखो सिर्फ 8 बच रहा है ये तो, और ये मेरा y ओवर 10 बच रहा है, इज इक्वल टू 1। 1 ओवर 1 को 1 लिखो चाहे 1 लिखो, एक ही बात है। अब क्या करते हैं अब हम एक एक को इक्वेट, क्योंकि तीनों इक्वेट हो रहे हैं तो हम इस कांस्टेंट से एक बार x को इक्वेट कर देंगे और एक बार y को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, एक केस तो मेरा ये बन जाएगा, 2 केसेस बना लूँगा मैं, और वो क्या बनेगा कि x ओवर 8 को एक बार 1 से इक्वेट कर दूंगा, इससे और इससे, और एक बार मैं y को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है जी, y/10 को भी 1 से, कांस्टेंट से ही करेंगे हम हमेशा। इससे क्या होगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, वैल्यू आ गई मेरी, और इधर y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ऐसे मेरे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसमें आप देखो रिकैप अगर मैं आपको करूँ क्या है, यहाँ तक इक्वेशन आप क्वेश्चन की बना लोगे, ये तो जो नॉर्मली हम बनाते हैं वही बनाएंगे आप। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे तो इसमें रिकैप में क्या चीज़ है कि आपने क्या करना है, अब 3 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और 3 फिर -46 फिर 2 और फिर दोबारा 3 हमने पहले ही उसमें लिख लिया। फिर सेकंड में हम सेकंड लाइन से लिख लेंगे 5 से स्टार्ट करके, -74 दिस एंड दिस। फिर एरोज बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, x y 1 हम बीच में रख लेंगे, और इसको फिर हम x के नीचे 3 इंटू -74, 5 इंटू -46, और दोनों के बीच में माइनस का साइन रहेगा। ऐसे y में भी ये करेंगे कि इस वाले ब्रैकेट से उठाएंगे हम, क्योंकि ये एरोज है y के नीचे के, x के नीचे के कौन से हैं, x के नीचे के ये वाले हैं, और 1 के नीचे के कौन से हैं, 1 के नीचे के ये वाले हैं। ठीक है, तो हम इनको एज इट इज़ इनके नीचे लिख देंगे। जैसे 1 के नीचे देखो 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9, तीनों कैसे लिखे, सॉर्ट आउट करो, और जब मेरा सॉल्व हो जाएगा तो मेरा इसकी तरह आ जाएगा ये कुछ। तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले केस में मैं x/8 को 1 से इक्वेट करूँगा तो मेरा एक वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू के लिए मैं y/10 को इससे इक्वेट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अगर मैं कंसेप्चुअल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो मेरे पास स्टैंडर्ड 2 इक्वेशंस होंगी, वो कैसी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के अब मैं क्या करूँगा, मैं b से स्टार्ट करूँगा, राइट, हमने उसमें b से स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करूँगा b1, थोड़ा सा गैप देके c1, फिर a1, और फिर से दोबारा से b1, इसके नीचे एज इट इज़ b2, c2, a2, और फिर से b2, और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, बीच में गैप में x, इस गैप में y, और इस गैप में क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरोज लगाएंगे हम b1 c2 b2 c1, तो यानी कि x के लिए मेरा क्या बन जाएगा, x के लिए मेरा बन जाएगा b1 इंटू c2, ठीक है ना जी, मैं b1 को इस c2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस b2 इंटू दिस c1 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के लिए क्या बनेगा, y के लिए c1 इंटू a2, तो c1 इंटू a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1। आप a1 c2 लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, चाहे c2 a1 a1 c2, उससे कोई फर्क नहीं, इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं करेंगे आप चेंज। इज इक्वल टू a1 b2, 1 के ऊपर लिखेंगे a1 b2, ठीक है जी, माइनस a2 b1। ये मेरा एग्जैक्ट कंसेप्चुअल फॉर्म बन गई आपकी किसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, दरअसल दिस इज माय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप एक बार 2 केसेस बनाएंगे, एक बार तो आप इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो मेरा x आ जाएगा, और x क्या आएगा जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा,
जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा x ओवर b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1b2 माइनस a2b1, तो यहाँ से मेरा x देखो क्या निकल के आ रहा है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो b1c2 माइनस b2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b1। तो देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, बट वो सिंपल जो ऊपर 8 आया था x वो ऐसी से आया था। ऐसे ही मैं y क्या निकालूंगा सिमिलरली, अब y में मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो y क्या आएगा, सिंपल इसको मैं इधर भेज रहा हूँ c1a2 माइनस c2a1 ओवर a1b2 माइनस a2b1। याद रखने को किसी को ज़रूरत नहीं है, a1b2 से अपने आप आ जाएंगे, आपको जस्ट समझाने के लिए, कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। तो ये एग्जाम्पल 15 आ गया। एग्जाम्पल 15 देखो क्या बोल रही है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन है, अब इसे हम किसी भी टाइप से कर सकते हैं, कोई इसने मैंडेटरी तो यहाँ किया नहीं है, तो आप a1 ओवर a2 निकाल लगाओ फटाफट, तो 4 ओवर 2 p ओवर 2 और इधर से 8 ओवर 2, राइट। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, इसकी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, c1 c2 की यूनिक के लिए तो यहीं हो जाता है, तो इसको तो मैं छोड़ ही सकता हूँ, तो सिर्फ यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू p, तो इसका क्या मतलब हुआ कि p एक्सेप्ट 4, p की आप कोई भी वैल्यू डालो यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। समझ आ गई बात आपको, इसका क्या मतलब हुआ, p नॉट इक्वल टू 4 का देखो, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सोल्यूशन। तो जब मेरा p नॉट इक्वल टू 4 आएगा, इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट 4 हर के लिए मेरा सोल्यूशन जो है वो यूनिक ही आएगा। एग्जाम्पल 16 देखो, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब उसने चेंज कर दिया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कर दिया। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस, तीनों इक्वल चाहिए मुझे a1 ओवर a2, तो आप क्या करेंगे, k ओवर 12 इज इक्वल टू k ओवर 12, यहाँ x से उठाया मैंने, 3 ओवर k, y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे 3 ओवर k, और ये पूरा माइनस k बाय 3 उठेगा c1 माइनस k ओवर 3 अपॉन नीचे से माइनस k उठेगा माइनस k, राइट। अब ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइटली के लिए आपको कम से कम 2 बार तो इक्वेट करना ही पड़ेगा, तभी आपकी कंडीशंस निकल जाएंगी। आप 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ से क्या आ रहा है। तो जैसे मैं इन दो को इक्वेट कर रहा हूँ, तो मेरा आ रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है जी। ये यहाँ से मेरे 2 आंसर आ गए, +6 और -6। अगर मैं इन दो को इक्वेट कर रहा हूँ देखो, तो क्या आ रहा है मेरा, 3 ओवर k इज इक्वल टू k माइनस 3 ओवर k। क्लियर है। अब देखो, अब आप 10th क्लास में हो गए, अब आपको एक चीज़ सीखनी है कि आप k और k को ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकते जब तक ये आपको पक्का श्योर ना हो कि ये 0 नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो ये डिफाइंड नहीं होगा, और हालांकि इसने हमें कहीं लिख के नहीं दिया कि k 0 नहीं हो सकता, तो मैं इसको कैंसल आउट नहीं करूँगा। आज के बाद आप नहीं करोगे जब तक श्योर ना हो कि ये नॉन ज़ीरो नंबर है। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनफैक्ट 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। अब प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, और एक काम करो, वैसे तो इसको इसी साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब k कॉमन निकाल लो, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 वैल्यूज आ गई k की, एक 0 आ गई और एक 6 आ गई, ठीक है। तो देखा k 0 हो सकता है। अगर मैं ये काट देता यहाँ k को k, तो 0 वैल्यू मेरी यहाँ से नहीं आती। अब क्या है, वैसे तो 2 से काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको और सेफ रहना है तो आप 3 भी कर सकते हो। तीसरी कौन सी कर सकते हो आप फर्स्ट और
थर्ड को भी इक्वेट कर सकते हो, इसको भी करके देख लेते हैं क्योंकि सारे इक्वल टू हैं। तो यहाँ पे k/12 इज इक्वल टू k-3/k टाइप आ जाएगा। तो k² इज इक्वल टू 12k-36 मैंने क्रॉस कर दिया, और k² - 12k + 36 इज इक्वल टू 0। तो अब ये k-6 का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई, बस k-6 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब तीनों से मेरा क्या आ रहा है, इधर से मेरा +-6 आ रहा है, इधर से मेरा 0/6 आ रहा है, 0 और 6, इधर से अकेला 6। तो इन सब का कॉमन आंसर क्या है, कॉमन आंसर इज 6। तो k की वैल्यू फाइनल आंसर मेरा क्या होगी, फाइनल आंसर इज k इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, क्योंकि k की तो एक ही वैल्यू ले सकता है, दो वैल्यूज तो ले नहीं सकता, कि कॉमन एक ही है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज और अलग अलग लाइन में नहीं ले पाएगा। तो आंसर इज k इज इक्वल टू 6। अब ये मेरी एक्सरसाइज आ गई है जी 3.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमारा कंसेप्ट तैयार है। हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये आप कैसे पता करते हैं, ये आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके सारे पता कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन, अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जिसमें आपका यूनिक आएगा सोल्यूशन, उसमें आप फर्दर क्रॉस लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये इट इज़ वेरी इजी, आप होमवर्क है ये आपका। किसी को इसमें समझने में डिफ़िकल्टी है तो मेरे से डिस्कशन कर सकता है, या किसी को कोई डिफ़िकल्ट दिख रहा है, वैसे यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट दिख नहीं रहा मुझे। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। ठीक है, बिल्कुल जो भी हमने क्वेश्चन करा वही आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके बोर्ड पे ले जा रहा हूँ, वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है कि जिसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो इन इक्वेशंस के। तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट के लिए सिंपल रूल इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है जी, तीनों को इक्वल करना है। तो यहाँ से देखो x की कौन से हैं, 2/a - b, अगला क्या है 3/a + b, और इसको पहले अगर आप वो करके लिखेंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये जब इधर लेके जाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -3 है, -b + 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा। और वैसे अगर आप कहेंगे तो साइंस वही रहेंगे अगर माइनस, क्योंकि दोनों के कट भी जाएंगे। तो आप अगर चाहेंगे तो माइनस यहाँ रख के वापिस से नीचे का माइनस जो है कॉमन लेके, ठीक है, उसको फिर काट सकते हैं, यहाँ माइनस आएगा +2, या जो राइट हैंड साइड पे थे आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अगर मैं माइनस साइन इसका सॉल्व कर लूँगा तो जो राइट हैंड साइड में था वही आ जाएगा, 3a + b -2। ठीक है, तो आपको बस वो नॉलेज होनी चाहिए, ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसको आगे चलते हैं। क्या करना है, अब हमें दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो एक काम करते हैं कि इन दो को इक्वेट कर देते हैं। मैं इसको 1 डाल रहा हूँ, इसको 2 डाल रहा हूँ, और इसको 3 डाल देते हैं। तो अब मैं 1 and 1 इज इक्वल टू 2 डाल रहा हूँ। तो इससे क्या आ जाएगा जी, 2/a - b इज इक्वल टू 3/a + b, यानी कि 2 × a + b क्रॉस मल्टीप्लाई a - b। आप खोल देते हैं इन्हें, 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। अब एक इक्वेशन क्या बनी, सबको एक ही तरफ ले जाते हैं। तो अगर मैं सबको राइट लेके जा रहा हूँ तो क्या बन रही है, a - 5b इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई।
अब आपको देखा, क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल निकालने तो दो ही इक्वेशंस तो मुझे चाहिए होंगी, तो दूसरी एक इक्वेशन कहीं से भी आप निकाल लो, चाहे सेकंड को थर्ड से कर लो, चाहे फर्स्ट को थर्ड से कर लो, जो आपका दिल करता आप कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेटिंग विथ 3। तो इससे क्या आने वाला है, 3 ओवर ए प्लस बी को 7 ओवर 3a प्लस बी -2। साइन एक बार देख लेना, मैंने ठीक लिखे है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इज इक्वल टू था, तो 3a प्लस बी, तो 3 और b का प्लस था और -2। ठीक है जी, साइन ठीक लिखे। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको भी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 9a प्लस 3b -6, पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7a प्लस 7b। अब इसको सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो 2a और -4b हो जाएगा, 3 - 7 -4, और इज इक्वल टू 6 को उधर भेज रहा हूँ, तो ये आ गई। अब इसमें से एक 2 निकाल देता हूँ मैं, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये दिस वन बिकम्स 5th। आप क्या करते हैं, 4 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन आ गई है मेरी। तो इसके बाद हम इधर गए हैं जी, और इसके बाद हम इधर जा रहे हैं, सॉल्विंग 4 and 5। तो क्या आ रहा है मेरा, a - 5b इज इक्वल टू 0, 4th लिख ली मैंने, और a - 2b इज इक्वल टू 3 मेरी 5th आ गया। बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज करने मुझे, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो -5 - 7b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 3 ओवर 7। और a मेरा क्या आ रहा है जी, a को वापस आप किसी में डाल लो, तो मैं इसी में डाल लेता हूँ, 3/7। ठीक है, इसके अंदर वापस डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 - 3 भी नहीं होगा, -3 और ये दो माइनस है ना, कैंसिल आउट हो गए ना, -3/7। तो ये a - 5b इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 15/7। तो ये मेरा a आ गया, मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तो इसमें ये छोटी सी गलती है जी, ये मिल गया हमें एक। ठीक है, ये -5 और +2b, देखा अवेयरनेस लॉस हुआ ना मेरा, तो -5 + 2b ये मेरा +-3b आएगा। ठीक है, तो मैं इसको -3b कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे b मेरा 1 आ जाएगा, 3 ओवर 3, और b 1 आने से क्या आएगा जी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये मेरा -a - 5, तो ये +5 आ जाएगा, तो a मेरा क्या आ जाएगा जी, +5। तो दैट मीन्स b 1 एंड a 5। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो हम कर रहे थे, ये स्टार्ट क्वेश्चन है और ये पक्का आता है। ठीक है जी, पेपर में ये क्या बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन बताना हमने किसके लिए होगा। अब नो सोल्यूशन की कंडीशन मुझे पता है सेकेंड पार्ट के लिए कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो पैरेलल लाइंस बनेंगी तो नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको फटाफट लिख लेता हूँ। क्या है इसका, 3 ओवर 2k - 1, x के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 3 ओवर 2k - 1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 और k - 1, तो 1/k - 1। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। यहाँ पे आप पहले तो स्टैंडर्ड लेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0, इसको भी स्टैंडर्ड करेंगे, बात एक ही रहेगी। तो आप इसको सेफली लिख सकते हैं, दोनों का के माइनस साइन लगा के लिख दो चाहे। ठीक है, तो माइनस लिख दो, कैंसल आउट हो जाएंगे, एक ही बात हो जाएगी। तो अब इसमें यहाँ से पहली 2 से इक्वल से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं पहली 2 से, तो 3k - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 2k - 1। ओके, इसके बाद क्या होगा, जैसे हम इसे करेंगे तो 3k - 2k एक तरफ कर लेंगे और +1 इधर हो जाएगा, -1 + 3 इज 2, तो k इज इक्वल टू 2। तो जैसे मैं k की वैल्यू 2 डालूंगा मेरा नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज माय आंसर। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोनों आपके होमवर्क हैं। फोर्थ इज ऑल्सो देखो सिंपल सा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अच्छा नहीं,
फोर्थ हमारा स्टेटमेंट का होगा पहले फॉर्म करनी है, तो ये हम करेंगे, ठीक है। थर्ड इज योर होमवर्क एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। अब उसने यहाँ बोल दिया किसी भी मेथड से, अब आप किसी से भी कर सकते हो, बट मैं आपको स्टिल सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना, थोड़ा हाथ खुल जाएगा, फिर तो आप जिस मर्जी से कर सकते हो। सो ये मेरा क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो ये क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स, तो वही वाली सेम रिपीट ही हो रहे हैं अब तो, फिक्स्ड है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो एक नंबर ऑफ पर डे के हिसाब से एक चार्ज है और एक फिक्स चार्ज है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अब एक स्टूडेंट ने 20 डेज फूड लिया, शी हैज टू पे ₹1000, ये रुपीज है, एज हॉस्टल चार्जेस, ठीक है जी। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट ए था एक स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो आपको नॉर्मली हमेशा क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में जो मांगा गया होता है ना, वही मेरे XY होते हैं, तो हमें वहाँ से पता ही चल जाता है। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस उसने बोला, तो फिक्स चार्जेस को मैं X मान लेता हूँ, ₹X, और ये इंट्रोड्यूस करना होगा आपको, प्रॉपर लिखना होगा इसको। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो होगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ, उसको मैं ₹Y मान लेता हूँ, राइट। तो अब स्टूडेंट ए का देखो बिल कितना बन रहा है, उसने 20 डेज खाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ए के केस से फिक्स चार्ज X रुपीज़ दे रहा है और 20 डेज उसने खाया है, तो 20 डेज हर दिन का Y रुपीज़ चार्ज है, तो 20 दिन का 20 Y चार्जेस हो गए। फिक्स्ड में आप ऐड करेंगे, टोटल बिल उसका 1000 आया, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट बी का क्या आया, स्टूडेंट बी ने 26 डेज खाया, तो X प्लस 26Y होगा क्योंकि फिक्स तो वही रहेगा, पर डे का ही अलग होगा, और 1180 आ जाएगा। तो बस अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ये नीचे है इधर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो फ्रैक्शन जो है 1/3 कब हो जाती है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। तो यही फिर से रिपीट हो रहा है, देखो वही टाइप है फ्रैक्शन वाली। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को बोला उसने, तो फ्रैक्शन को हम X/Y मान लेंगे। लेट फ्रैक्शन इज X/Y। अब क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप हमेशा लिख सकते हैं इक्वेशन बनाने से पहले। क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा है, तो उसको y रहने देंगे, और फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। दिस वन इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और फिर क्या बोल रहा है, एंड, यहाँ पे एंड लगा दिया, इट बिकम्स 1/4, यानी फ्रैक्शन जो है 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब वो न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा, तो उसको x रहने देते हैं। 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बस इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ से आप पहले इसको ईज आउट कर लो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, यानी कि 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये मेरी फर्स्ट को मैं दोबारा बोल सकता हूँ, यही बन रही है। इसके बाद नीचे वाली को, सेकंड को भी ईज आउट करो थोड़ा, तो ये क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। तो ये बन जाएगी जी 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये भी सेकंड को सेकंड ही रहने दो, ठीक है। बस कुछ नहीं करा हमने, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस, इधर क्रॉस इधर क्रॉस, इतना सिंपल है। 2 इक्वेशंस बन गई। अब आपको बड़े आराम से ये सॉल्व करनी आती हैं जी, एंड दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी X/Y। फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है आपने, ऐसे XY मत निकाल के छोड़ देना, जो मांगा जाता है उसको प्रॉपर लिखना है आपने। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, ठीक है जी, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर राइट आंसर के 3 मार्क्स हैं, टोटल उसके 40 आए हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर का 1 नंबर कटेगा, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है जी। तो राइट आंसर के उसे 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर अगर उसने करा तो उसका 1 मार्क कटेगा। टोटल उसके 40 आए हैं। चलो, एक तो मेरा इससे बनेगी इक्वेशन। सेकंड वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स दिए जाते ईच करेक्ट आंसर को एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 काटे जाते हर इनकरेक्ट के, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आते यश के तब। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चंस टेस्ट में थे ये हमें निकालना है। ठीक है, अब इस केस में हमारा वो रूल नहीं लगेगा, सीधा हम कहते हैं भी x नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट 2 है। तो इस केस में थोड़ा सा डिफर है और ये क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, तो मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूंगा कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो करेक्ट क्वेश्चन यश ने करे हैं दोज आर x, और इनकरेक्ट जो यश ने करे हैं उनको हम ले लेते हैं y। ठीक है जी। अब फर्स्ट केस 1 में वो क्या बोलता है, केस 1 में वो कहता है कि उसने 3 मार्क्स मिलेंगे उसे करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क कटेगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो 3 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे तो उसने x करेक्ट क्वेश्चन करे हैं तो 3 into x उसको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे करेक्ट क्वेश्चंस के, प्लस y नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट है, 1 मार्क कटेगा उसका, तो प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, क्योंकि कटेंगे नंबर उसके, कितने कटेंगे 1y। ठीक है, 1 मार्क हर गलत आंसर का, नंबर ऑफ गलत आंसर्स आर y, तो 3x माइनस 1y इज इक्वल टू टोटल उसका आया 40। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली केस 2 में क्या बनेगा जी, केस 2 के अंदर वो बोलते हैं हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। 4 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के, मतलब करेक्ट के नंबर कितने हो गए 4x, क्योंकि x तो मेरे करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अच्छा, गलत के कितने कटेंगे 2 मार्क्स, तो मैं माइनस 2y कर दूंगा, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के कट गए गलत के, टोटल आए 50। ठीक है जी, तो मेरा क्या बन गया, 2 इक्वेशंस बन गई। आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन तो सिंपल सी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँ तो ये मेरी 2 से अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगी। तो दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज फर्स्ट। आप दोनों को हम कर सकते हैं आराम से, कहीं पे भी साइड में कर लेते हैं। तो ये देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, मैं एलिमिनेशन से करके दिखा रहा हूँ आपको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्रॉस से ही। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, x 15 आ गया, तो y कितना आ गया जी, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर दूँ 2x वाली में ही, तो 2x में से y प्लस होगा उधर जाके 15, 40 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो टोटल क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चंस वुड बी, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे जी, x प्लस वाई, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट ना, तो 15 प्लस 20 यानी कि 35 मेरे टोटल क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे से पूछा गया था। हाँ जी, इसमें देखो हमारा एक छोटा सा एरर हो गया, और वो एरर क्या है कि मैंने जो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी वो मैंने y में पुट कर दी, जबकि करनी है x में, क्योंकि x की वैल्यू है। तो क्या आएगी, एरर ठीक कर देते हैं, 2 into 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से 30 आ जाएगा, y को उधर भेज देते हैं, 30 माइनस 25 y, तो y मेरा कितना आ गया 5, तो ये करेक्ट करके y मेरा 5 आ जाएगा, और 5 करने से क्या आएगा मेरा, यहाँ 5 ऐड करेंगे, 15 प्लस 5 इज 20। ठीक है जी, तो एरर कहाँ हुआ, मेरी अवेयरनेस लॉस हुई है, कहाँ पे हुई कि मैंने 15 को मेंटली करने की कोशिश करी और मैंने इस y में डाल दिया था। ठीक है, तो इसलिए लिखने में फ़ायदा होता है, एरर कम होता है, राइट। तो सबके लिए यही बात लागू होती है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, एंड व्हाट इट सेज, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन हाईवे। ठीक है जी, 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है A और B के बीच में। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे शुरू होती हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड्स पे, दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिलती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं।
इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के तरफ चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, दोनों कार्स की स्पीड्स निकालनी है। तो इस सिचुएशन को आप समझते हैं क्या है ये। तो पहले स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं जो मांगी गई है हमसे। लेट स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है जी, ये हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर और आवर्स दोनों यूनिट मेरे अवेलेबल हैं इसमें। स्पीड ऑफ कार बी को हम मान लेते हैं जी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं सिचुएशन को हमारी। देखो ये मेरे सपोज ए और बी हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर्स, राइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहली कंडीशन में बोलते हैं कि दोनों कार्स एक तरफ जाती हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर बी इधर जा रही है तो ए भी इधर ही जाएगी सेम डायरेक्शन, और वो 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं, राइट। वो कितने घंटे के बाद मिल रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे वो 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं। तो अगर मेरी ए की स्पीड x है और b की स्पीड y है, तो a ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में, ठीक है, क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय a इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कितना करेगा वो, 5x, ठीक है ना। स्पीड इंटू टाइम करेगा ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 5x किलोमीटर्स को कवर कर लेगा वो। तो दैट मीन्स ये 5x करेगा a ट्रेवल, और ऐसे ही b कितना करेगा, सिमिलरली b विल डू 5y, 5 घंटे में 5y ट्रेवल करेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, यहाँ से देखो मेरी इक्वेशन निकल के आ रही है कि 5x में से 5y को माइनस कर दूं तो 100 आ रहा है ना, या आप यूं कह लो कि 100 प्लस 5y करूंगा तो 5x जितना डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि सारा डिस्टेंस में आ चुका है। तो मैंने क्या किया, 5x में से 5y को माइनस कर दिया तो मेरा 100 आ रहा है, ठीक है। सबको समझ आ गया जी यहाँ तक। अब सेकंड केस देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिलेंगे। तो अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, दैट मीन्स ए अगर यहाँ जा रहा है कहीं और बी यहाँ जा रहा है कहीं, ठीक है, तो सपोज 1 घंटे में यहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि उसकी तो x है स्पीड, तो 1x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी ने 1y ट्रेवल किया, तो यहाँ से तो 1x प्लस 1y 100 के बराबर आ रही है। देखो तो यहाँ से इक्वेशन मेरी क्या बनी, अच्छा 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 100। तो बस दोनों इक्वेशन आगे सॉल्व करनी है हमने, कुछ नहीं बचा। ये 1 इक्वेशन, अच्छा इसको थोड़ा सा कम कर लो, 5 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो ये बन गई जी, ये भी फर्स्ट आ गई, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन को, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, राइट। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, बस दोनों को अब सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे, x और y मेरा स्ट्रेट अवे निकल के आएगा, दैट विल बी माय आंसर। सेकेंड केस, फिफ्थ पार्ट, लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। ठीक है जी, एक कंडीशन ये दे दी कि एरिया ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस होता है अगर लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को बढ़ा देते हैं 3 यूनिट से। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, सेकेंड कंडीशन है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स, तो एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशंस को एक्स वाई मान लेते हैं हम। तो डायमेंशंस को अगर आप एक्स वाई मानेंगे, ठीक है जी, मेरी एक्स लेंथ को ले लेता हूँ और वाई ब्रेड्थ को ले लेता हूँ, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। सेकेंड केस में वो कह रहा है अगर लेंथ को मैं
रिड्यूस कर देता हूँ 5 यूनिट से और ब्रेड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ 3 यूनिट से, तो एरिया कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस कर जाएगा, यानी XY माइनस 9 टाइप का हो जाएगा, कुछ ऐसे याद रख लेते हैं। और लास्ट केस में वो कह रहा है कि अगर मैं दोनों को 3 से बढ़ा देता हूँ, लेंथ को भी और ब्रेड्थ को 2 से है, ब्रेड्थ इज बाय 2 यूनिट्स, तो एरिया इंक्रीजेज बाय कितना हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा एरिया। तो ये मुझे याद होगी भाई चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ओरिजिनल, सेकेंड वन और थर्ड वन। अब मैं इसमें से बनाऊंगा, देखो सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, वाई आएगा क्योंकि ब्रेड्थ वाई चल रही है। इसका एरिया आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना, इंक्रीजेस बाय है ना, तो XY प्लस 67 ही लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है हमें, राइट। इसका एरिया क्या बना फिर, XY प्लस 3Y प्लस 2X प्लस 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67। XY कैंसिल आउट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अब मेरी इक्वेशन सिंपल आ गई, 2X प्लस 3Y इज इक्वल टू 61। अब आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू XY माइनस 9। तो यहाँ पे भी XY माइनस 5Y प्लस 3X माइनस 15 इज इक्वल टू XY माइनस 9। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएंगे, दोनों 0 बन जाएगा। तो अब ये भी बड़ी सिंपल बन गई मेरी, इधर प्लस 9 होगा तो इधर 6 हो जाएगा, प्लस 15 करेंगे तो जाके। तो ये मेरी फर्स्ट आ गई, ये मेरी सेकंड आ गई। आप इन दोनों से बड़े आराम से डायमेंशंस निकाल सकते हो, सॉल्व करोगे x एंड y को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको।